ठीक है। तो देखो ये क्या किया है मैंने बंसराज की हेल्प से, ये मेरी स्क्रीन है, ये ऑटोकैड की स्क्रीन है, ये वो चीज़ है जिसको मैं बना रहा हूँ, और ये वो वीडियो है लाइक कीबोर्ड पे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं एंड मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूँगा। राइट साइड में ये माउस है एंड लेफ्ट में मैंने एल की दबाई, जस्ट गो बैक। लाइक मैंने तुम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, जो फर्स्ट क्लास है, कि अपने एक हाथ को अपने अपने कीबोर्ड के लेफ़्ट में रखो एज पे, और वहाँ से सारी कीज़ पे कंट्रोल करना है। अब तुम ये देखो कि ये जो हाथ है ये जो लेटर के एज है, मतलब मैक्सिमम लेटर यहीं तक है, तो वहाँ तक जा सकता है। दूसरा, जब मैं कमांड कोई भी कमांड है उसका पहला लेटर दबा के वो कमांड एक्टिवेट होती है, तो उसके बाद जब मैं स्पेस का यूज़ करूँगा तो वो कमांड इन हो जाएगी, या मैं उस कमांड के अंदर वो कमांड एक्टिवेट होगी। मतलब केवल एल दबाने से कुछ नहीं होगा, एंटर करना पड़ेगा। तो ये एंटर या स्पेस एक ही बात है यहाँ पे। तो सी दिस, अभी एस्केप करना पड़ता है जब तक मान लो एल लाइन कमांड लेके मैंने उसको एक्टिवेट किया, तो एल स्पेस, अब वो तब उससे तुम हज़ारों लाइंस बना सकते हो। अब तुम उस कमांड के अंदर ही हो, कमांड के बाहर तब तक नहीं निकलोगे जब तक एस्केप नहीं दबाओगे। मतलब मैं उससे फ्री हुआ, तो एस्केप दबाओगे, वो कमांड से फ्री हो जाओगे, फिर अगली कमांड लोगे। तो ओके, सी दिस, अभी पहले इसको वॉच करो फिर देखेंगे क्या है। बट ये है क्या, मैं ये वाली चीज़ बना रहा हूँ और मैंने यहाँ से शुरू किया है। मैं एक और बात है कि कभी भी कोई ड्राइंग आए तो सीधा जंप मत करो उसके ऊपर, पहले उसे समझो मुझे कौन से व्यू को पहले बनाना है। अगर मैंने एक अच्छे व्यू का सिलेक्शन कर लिया तो क्या है, बाकी दूसरा व्यू देखोगे वो अपने आप ही बन जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं करना है, ना उसमें डायमेंशन, मतलब ना उसमें ऑफसेट या फर्दर कमांड्स होती, बहुत मिनिमम कमांड के साथ वो मैं दूसरा व्यू बहुत आराम से बना सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने इसको फाइंड किया कि इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा डायमेंशंस हैं, तो मैंने यहाँ से शुरू किया। तो मैंने अभी जो स्क्रीन पे दिखाया है ये फर्स्ट बेस लाइन बनाई है। हैंड मूवमेंट देखो कि दोनों हाथों का यूज़ हो रहा है। अगर आप दोनों, ये ऑपरेटर और एक डिज़ाइनर दोनों के लिए सेम सिचुएशन, जब कभी ऑपरेटर्स को देखा होगा जब उन्हें मशीन पे बोलते हैं कि भाई दोनों हाथों का यूज़ करो, ऐसा नहीं है कि हाथ से और मशीन चलाए जा रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट तभी आता है जब आप मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज़ करते हो। ओके, लेट्स गो बैक, जो एक्सप्लेन करना था किया। नाउ ये क्या कर रहा हूँ मैं, जो बेसिक ये जो स्नैप्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्नैप के बारे में मैंने पहले बताया था। मैंने अभी स्नैप को ऑन किया है क्योंकि मुझे क्रॉस नहीं मिल रहा था, इंटरसेक्शन। अभी देखो वो उसको मैंने ऑन कर दिया तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, मैंने यहाँ पे सर्किल बनाया। अब मैं इसका डाया दे रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों हाथों से टाइप किया एंड नाउ मेरे पास डाया आ गया। ओके, तो मैंने ये वाली ज्योमेट्री पहले बना ली। कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वो है नहीं। अब जैसे ये सर्किल है, ये बाहर वाला, वास्तव में ये इस सर्किल का सेगमेंट है, तो मुझे उसको बनाने के लिए ये सर्किल तो बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद मुझे सेंटर पॉइंट तक पहुंचना है, जैसे कि मैंने शुरुआत की एक्सरसाइज में बताया था कि मैं ऑफसेट का यूज़ करता हूँ दूसरी लोकेशन। अब मुझे ये पता करना है इस सर्किल का सेंटर कहाँ है, तो ये 45, यहाँ से 45 है। अगर ये पूरा 90 था, इसका इधर 45 है, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ भी 45 है। तो मैंने सर्किल का सेंटर फाइंड किया ऑफसेट 45 से। इसके बाद अभी मुझे इसके बाहर का गोला जो है वो मैंने कहाँ से फाइंड किया, यहाँ से। बाहर एक गोला बना हुआ है बट इसका डायमीटर इसमें नहीं है, तो यहाँ से मिला। और ये हाथों पे भी ध्यान देते जाना कि जैसे डायमीटर मैंने पुट किया, कितनी वैल्यू, दिस इज़ हियर, और टोटल ये 9.6 मिनट का वीडियो है, और 9.6 मिनट में ये दोनों चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे इस कमांड को ध्यान दो। यहाँ पे ये कोई स्पेशल कमांड नहीं है। जैसे एक और चीज़ मैं इसको रोकता हूँ, क्या होता है, हम कमांड तो बताते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, कैसे यूज़ करें। ये तो लाइन कमांड का पार्ट है, मैंने दोनों कमांड अलग अलग तुम्हें बताई हैं, एक तो लाइन बताया है और दूसरा स्नैप बताया है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। अगर यहाँ पे देखोगे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पता है कि जो लाइन है इस पर और इस पर टेंजेंट है,
पर टेंजेंट बनाए कैसे? तो उसके लिए क्या है, ये देखो पहले तो एक स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ये जो पॉइंट है टेंजेंट नहीं है, तो मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया यहाँ से और इसके ऊपर मुझे टेंजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो स्नैप राइट, एक मिनट से पीछे जाना पड़ेगा, लाइन ली और ये देखो यहाँ पे ये जो टेंजेंट का सिंबल बन रहा है तो ये इस पर टेंजेंट हो गई, बट इधर टेंजेंट नहीं है, इसको क्रॉस कर रही है लाइन। तो मैं लाइन को पिक किया, राइट क्लिक, अभी देखना मुझे स्नैप चाहिए, मतलब टेंजेंट चाहिए। तो शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक अगर मैं मारूंगा यहाँ पे इसके गोले के पास ले जाके, अगर मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक मारूंगा तो मेरा वो जो स्नैप वाला ऑप्शन है ना आ जाएगा, ये देखो। तो जो भी पॉसिबल, मुझे टेंजेंट चाहिए तो मैंने टेंजेंट पे क्लिक कर दिया। अब जहाँ पे इस गोले के ऊपर लेके जाऊँगा मुझे टेंजेंट मिल जाएगा। नाउ दिस इज़ द वे हाउ टू क्रिएट टेंजेंट लाइन। मैं वहाँ पे भी पक्का करना चाह रहा था कि टेंजेंट है या नहीं है, तो मैंने दोबारा वही शिफ्ट करके उधर भी टेंजेंट कर दिया इसको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जब मैंने कुछ बनाया हुआ है तो मेरे को, अच्छा ये देखो एक्स्ट्रा कट गया तो मुझे वापस अंडू करना पड़ा। यस, तो ये एक और चीज़ है, ट्रिम किसी बाउंड्री से होता है, बिना बाउंड्री के ट्रिम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखा होगा तुमने, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, जब मैंने इसको काटा, क्योंकि ये बाउंड्री इसको क्रॉस नहीं कर रही थी इसलिए ये पूरा कट गया। तो अंडू करके फिर मैंने पहले इसको एक्सटेंड किया। और ये सारी चीज़ें जो तुम मैं देख रहे हो ना, ये तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम खुद से ऑटोकैड पे काम ना करो। ये सारी बारीकियां तभी समझ में आएंगी कि अच्छा ये मैंने ट्रिम किया, ये तो पूरा ही उड़ गया, ये नहीं होना चाहिए था, है ना। तो फिर मैंने बैक जाके पहले उसके लिए एक बाउंड्री बनाई, कहाँ से काटेगा वो, तो इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ा। और ये देखो यहाँ पे EX का यूज़ किया मैंने, सॉरी अंडू किया ना, EX। तुमने ये देखा होगा यहाँ पे मैंने 2 उंगलियों से EX किया और उसके बाद स्पेस दबा दिया इधर। तो अगर तुम इस वाले हाथ का यूज़ करते हो तो ये क्या है, पूरे कीबोर्ड पे अपनी पकड़ रखता है ना। फटाफट देखो इसको करते हैं। नीचे का ट्रिम किया मैंने क्योंकि मुझे अभी, हाँ एक और चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि लाइन नहीं है तो मैं इसको उड़ा दूंगा फालतू की चीज़ों को। डिटेल में जाके अंदर, यस। नाउ अभी ये देखोगे ये क्वार्टर सेगमेंट बन चुका है इसका, ये क्वार्टर है, क्वार्टर सेगमेंट नहीं बल्कि क्वार्टर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको मिरर करूँगा। ये कमांड भी मैंने पीछे वाली एक्सरसाइजेज में ली हुई है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे मैं इसको ढूंढ रहा था, इसको एक्सिस लाइन के अंदर कन्वर्ट करने का, लेकिन तब तक मैंने तुम्हें लेयर कमांड पढ़ाई नहीं थी। ये है बात परसों की, ये सब मैंने परसों बनाया था। तो लेयर, परसों नहीं, थर्सडे को, और लेयर कमांड मैंने तुम्हें पढ़ाई है फ्राइडे को। तो इस वजह से फिर मैं डिटेल में, मतलब मैंने फिर इसको एक्सेस लाइन नहीं बनाया, सिंपल इनके कलर चेंज कर दिए। पहले मैं सोच रहा था मिल जाए लेयर या यहाँ से लाइन टाइप, ये भी मैंने कमांड तुम्हें बताई है। कैरेक्टर CH करोगे तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, वहाँ से तुम इसको बदल सकते हो सब कुछ। तो वो नहीं, यहाँ पे मेरे को मिली नहीं। फिर मैंने सोचा कि लेयर का यूज़ करूँ, बट मुझे लगा कि अब जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा तब तक लेयर मैंने पढ़ाई नहीं होगी और तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए फिर मैंने सिंपल क्या किया, इसका एक मिनट, मैंने इसका कलर बदल दिया ताकि सेंटर लाइन अलग सी दिखे। ओके, फिर मैं मिरर कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। मिरर, ये 2 बार मिरर किया गया, जस्ट होल्ड ऑन यार, क्या है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, वापस इधर को मिरर कर दिया, ठीक है, ये डन हो गया। अब जो क्या बोलते हैं मैजिक ट्रिक है वो आ गए हैं, क्योंकि जो ये ड्राइंग है सारी प्रोजेक्शन के बेस पे काम कर रही हैं। तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये जस्ट इसी का प्रोजेक्शन है। तो मैं दोबारा ये 120 का ऑफसेट या 90 का ऑफसेट, ये सब इतने पापड़ बेलूँगा नहीं। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से प्रोजेक्शन उठाए, हर फीचर का एक प्रोजेक्शन लाइन उठेगा। अगर तुम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग याद होगी, अभी प्रोजेक्शन पे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाएंगे, तो वहाँ से ये मैं सिर्फ प्रोजेक्शन की लाइंस बना रहा हूँ। जो भी मुझे फीचर दिखाई पड़ रहा है हर एक के लिए मैं एक लाइन बनाऊँगा, ऊपर को उठाऊँगा मैक्सिमम जहाँ तक जा सकती, ठीक है। ठीक है, तो ये अपनी बेस लाइन आ गई। फालतू की चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं, और इसमें भी जिनका काम हो चुका है, ये सब प्रोजेक्शन लाइंस हैं, इनको मैं हटा रहा हूँ। दीज आर यूजलेस नाउ। उधर मेरे को इनके करस्पॉन्डिंग क्या ज्योमेट्री वहाँ ऊपर
फ्रंट व्यू में बनेगी उसको लेके मैंने यहाँ से प्रोजेक्शंस ऊपर डाल दिए। अब मेरे पास सारे प्रोजेक्शन हैं, हर फीचर की एक लाइन है। अब मैं यहाँ की कुछ ज्योमेट्री जो है यहाँ से लेना चालू करूँ। जैसे यहाँ से 12 mm का ऑफसेट है तो मैंने इसको 12 mm उठा दिया ऊपर। इसके बाद मैं फालतू की जो लाइन्स हैं उनको ट्रिम करना चालू करूँगा। मेरे ख्याल से शायद यहाँ से भी एक ऊपर का ऑफसेट और देना। यहाँ से ये वाली लाइन मैंने बना ली, जो फालतू की चीज़ें मैं बीच बीच में हटाते जानी है, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न होता है, समझ में नहीं, जब इतनी सारी लाइनें इसमें ये नहीं पता कौन सी मेरे काम की कौन सी नहीं। तो 1 बाय 1 मैंने काउंट किया अंदर से बाहर, 1 2 लाइन्स चाहिए, 1 2 30 बाकी आगे की उड़ा देनी है, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इधर से 1 2 और इधर की फालतू की लाइन उड़ा दो। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा मेरे से छूट गई है। ठीक है, ये हुआ, बट बाद में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके, हाँ एक और चीज़ है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया हो, जब आपको कहीं दूर लाइन खींचनी होती है तो इसके किसी लाइन के रेफरेंस में तो उसके पास लेके जाओ, स्नैप ऑन होगा और वहाँ से एक ट्रैकिंग लाइन बनती है, उसी के सीध में जा सकते हो तुम। ये नई लाइन खींचने की बजाय, मतलब एक तो ये पॉसिबिलिटी थी यहाँ से मैं लाइन लेता और यहाँ तक पूरी लेके जाता, बट उसकी ज़रूरत नहीं, फिर बाद में ट्रिमिंग करनी पड़ती, 2 क्लिक और बढ़ जाते। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ट्रैक किया और उसके बाद जो इसी के सामने लाइन बनी उस पर लाइन बना दी। अभी वैसे हाँ तुम लोगों ने देखा है ये यहाँ पे जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन अगर तुम लोग खुद करोगे तभी समझ पाओगे। अभी देखने में तो मज़ा आ रहा है, बट जब खुद बनाने पर चलोगे ना तो सब गायब हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा लगा रहे ये क्या हुआ, मैंने तो एक एक्स्ट्रा लाइन बना दी, तो फिर मैं इसको फिर ट्रिम करूँगा। ओह ऑफसेट, अच्छा अभी इसके लिए ये जो लाइन है इसका ऑफसेट है, यहाँ से यहाँ आ गया। इसके बाद जो बची खुची है वो क्लीनिंग कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से तुमने देखा होगा कि देखा यहाँ पे तुम्हें एक सीखने को मिला कि प्रैक्टिकली हम कैसे इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। एंड दूसरा मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि अभी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में मैं वो जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं या जो एक ऑटोमोटिव में बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए एक बंदे को, क्योंकि मैंने देखा शुरुआत में बंदे फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं और बहुत दिनों तक भटकते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, किसी ने कुछ बताया वो कर दिया, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ APQP और ये जो तुम्हारा IATF यानी QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इनके बारे में। तो ये भी मैं आगे से थोड़ा कवर करूँगा, क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग है तो कोई भी सिखा देगा, बट इस एनवायरनमेंट में जीना कैसे है, नई चीज़ें सीखनी कैसे हैं, वो भी ज़रूरी है। लाइक RFQ फेज़ में क्या होता है, कहाँ से शुरू करते हैं, क्या जो रिक्वायरमेंट एक्विजिशन है, डेटा कस्टमर का जो डेटा आता है उसमें से कस्टमर रिक्वायरमेंट को कैसे फाइंड करना है, या शुरुआत का जो फिजिबिलिटी फेज़ होता क्या है। कोई भी डिज़ाइनर जब शुरुआत में या कैड वगैरह सीखेगा तो सबसे पहले जहाँ पे भी ज्वाइन करेगा वहाँ बेसिक काम क्या होता है। शुरुआत में जब मैंने कभी कैड सीखा था तो मुझे लगता था कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लो और आप बन गए डिज़ाइनर, बट जब मैं इंडस्ट्री में उतरा तो मुझे पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को हैं। ये सॉफ्टवेयर तो बस मुझे ड्राफ्टमैन बनाता है, मेरे थॉट्स को पेपर पे लाने की टेक्निक है, दैट इज़ इट। ओके, तो ये हो गया ख़त्म। और उस ज़माने में मेरे साथ हमारे टाइम पे होता क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडेड थे, कुछ बताते नहीं थे। उनको लगता था कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी नॉलेज इसके पास चली जाएगी, कल को मुझे निकाल दिया जाएगा, इसको क्योंकि ये जूनियर है, इसको आराम से ये कम पैसों में है इसलिए इसको रख लिया जाएगा। तो इस टाइप के माइंडसेट हुआ करते थे, तो वहाँ पे तब सीखना बड़ा मुश्किल होता था। आज का ज़माना है कि मैं तुम लोग को खुद घसीट के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितना भी सीख जाओ, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं खुद से वो मैं तुम्हें घोट के खिला दूंगा तो यू कैन नॉट बिकम लाइक मी, क्योंकि मैंने खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं। तो ये तो शुरुआत है कि तुम्हें अप्रोच समझ में आएगी, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं। देन यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, तरीके अपने आप निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो मेरा तरीका है। ये तुम्हें शुरुआत तो करा सकता है लेकिन तुम्हें परफेक्ट नहीं बना सकता। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो उस वीडियो में मैंने दिखाया है अप्रोच क्या है, कैसे तरीका क्या है, कहाँ से शुरू करें।
तो शुरुआत यहाँ से करो, उसके बाद इसको और बेटर कर सकते हो। ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब तुम उसको काम करोगे तो हो सकता है यू माइट बी अ राइट हैंडर, लेफ्ट हैंडर, या तुम्हारे लिए तुम किसी और तरीके से काम करते होगे, तो इस टेक्निक को और इवॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, अपने लिए कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा चलते हैं, अब मैं अभी तक 2 चीज़ें कवर कर रहा था। एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ताकि बेसिक तुम्हारे क्लियर हो। दूसरा कवर कर रहा था ऑटोकैड पे कमांड्स। धीरे 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 करके मैं सोच रहा हूँ इसमें, जैसा मैंने बोला, इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व करना। तीसरा, कैड के बंदे की इनिशियल ड्यूटी क्या होती है और उनको कैसे आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा आगे से। और जब ये ऑटो कैड ख़त्म हो जाएगा, ये बेसिक्स है, लाइक 2D से शुरू करो तो ज़्यादा इजी रहती है लाइफ। तो ऑटो कैड के बाद फिर मैं कैटिया को कवर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता ऐसा नहीं कैटिया हो थोड़ा हैवी हो जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग कैटिया ये सारा मिला के बड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ अपना ऑटो कैड चलता है, ये लो पेस आइटम है, बहुत कम कमांड्स हैं। अब जितनी मैंने तुम्हें कमांड्स बता दी ना, इसके बेस पे तुम ऑटो कैड में कुछ भी बना सकते हो। बट 3D डेटा के, अगर मैं 3D सॉफ्टवेयर की बात करूँ, ज़िंदगी तुम्हारी बीत जाएगी, ये इस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि यार मैं कुछ भी दुनिया में कोई भी चीज़ मुझे पकड़ा दो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि 3D में चीज़ों की ज्योमेट्री को इतना प्रिसाइजली स्क्रीन पे लाने के लिए अच्छे लेवल के एफर्ट और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बट ऑटो कैड में क्या है, क्योंकि 2D है, किसी भी चीज़ का आप 2D प्रोजेक्शन निकाल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का। तो जितनी अब तक मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी ना, उनके बेस पे ऑटो कैड में तुम दुनिया की कोई भी चीज़ बना सकते हो। ओके, तो कमांड्स की मैं बात करूँ, मैं सारी ये वाली कवर कर चुका हूँ। ऑटो कैड में कुछ बचा नहीं है, लेयर हो गया, हैच हो गया, डायमेंशनिंग में पहले बता चुका था, टेक्स्ट, यस टेक्स्ट, TXT ये बाकी है, एंड ये और क्या बाकी, अगर कुछ याद आता है तो मैं बताऊँगा। ओके, कमिंग बैक। अच्छा, अभी मैंने ऑटो कैड लॉन्च नहीं किया है, लॉन्च कर देता हूँ। बैकएंड में लॉन्च होता रहेगा, तब तक मैं अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आते हैं। हमने कवर किया यहाँ पे लेटरिंग हो गया है, लेटर। नाउ वी नीड टू गो टू प्रोजेक्शन। एक मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रोजेक्शन है कहाँ, 105। और ओके, ये अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्शन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अभी हम बात कर, जो मैंने अभी स्क्रीन पे करके दिखाया, तो मुझे आया कहाँ से कि अच्छा ये प्रोजेक्शन डाल दो। प्रोजेक्शन होता क्या है, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू जो निकलते हैं, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल पे हम पहले बेसिक इनिशियल लेवल बात कर चुके हैं ना, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। 105 का मतलब क्या है, 27 अगर ये है तो आई थिंक 6.1 140 आ गया, 5.1, यस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखो, इसने एक पिक्टोरियल के थ्रू ये समझाया है वास्तव में प्रोजेक्शन है क्या, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक में डिफरेंस क्या है। पर्सपेक्टिव क्या है कि आप इतनी दूरी से, कहीं आपकी आंख छोटी सी है, ये ऑब्जेक्ट उससे बड़ा है, और जब आप एक पॉइंट से किसी चीज़ को हमें कोई चीज़ दिखाई कैसे पड़ती है, उसका मेरे ख्याल से तुम लोगों ने वो फिज़िक्स में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, लेंसेज वगैरह का जो चैप्टर था, लाइट, आई थिंक नेम उसका रहा होगा, लाइट। उसमें ये दिखाया हुआ है कि कैसे फोकल लेंथ क्या होती है, आपकी आंख पे कैसे उस किसी चीज़ की इमेज बनती है, क्योंकि ये पॉइंट, ये इसकी जो इससे जो लाइट टकराती है वो हमारी आंख के रेटिना पे बनती है। तो यानी कि ये जो भी चीज़ है वो एक इसकी इमेज किसी पॉइंट पे बन रही है, वो छोटी सी बन रही है। इस वजह से जो पर्सपेक्टिव व्यू होता है ना, वो टेढ़ा सा तुमने देखा होगा। एक मिनट, पर्सपेक्टिव इज काइंड ऑफ कैसे, या मुझे बनाना पड़ेगा क्या, एक मिनट गूगल पे सर्च करूँ। मतलब मैं एग्जांपल शो करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें क्लियरिटी आए। वहाँ पे तो इतना नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ थिंग। पर्सपेक्टिव से अपना वैसे कुछ इंजीनियरिंग में कुछ लेना देना है नहीं, आर्टिस्ट्स के लिए रहता है वो ज़्यादातर।
ये यस, अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोई व्यूअर कहीं दूर खड़ा है, यहाँ जहाँ पे मेरा ये माउस का पॉइंटर है, यहाँ से उसको देख रहा है, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ जो हम ड्राइंग पे प्रोजेक्ट करते हैं, फ्रंट व्यू साइड व्यू नहीं, बल्कि पर्सपेक्टिव को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, या अगर वो क्लियरली कहूँ तो जैसे इन्होंने देखा है रियलिस्टिक इमेजेस, तो वो पर्सपेक्टिव टाइप से दिखती हैं, जो रियल इमेज बनती है आँख पे, दैट इज़ पर्सपेक्टिव व्यू। नाउ कमिंग, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फालतू में वेस्ट रैम है वो, ड्राइंग। ओके, तो पर्सपेक्टिव से अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं उस पर वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा टाइम। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्शन। ओके, यहाँ को इसको देख के प्रोजेक्शन क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा, कि मैंने यहाँ से लाइट मारी है एक साइड से, और ये स्ट्रेट जो इसकी परछाई बनी है, दैट इज़ द प्रोजेक्शन, दैट इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये लाइन्स जा रही हैं। तो अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को 2D पेपर पे दिखाना है, तो मुझे उसके 2 डायमेंशनली उसे देखना पड़ेगा। तो जब मैं एकदम इसके सामने से देखता हूँ, तो क्या मुझे दिखेगा, ये बाकी पीछे की हर चीज़ छुप जाएगी और मुझे सिर्फ ये दिखेगा। तो ये 2D प्लेन पे आ गया। इसी तरीके से जो इनका ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या किया उन्होंने, वर्टिकल प्लेन है, फ्रंट व्यू, तो इन्होंने फ्रंट व्यू दिखाया है। ये इन्होंने क्या किया है, आई थिंक इसी को यहाँ पे छोटा करके केवल फ्रंट व्यू इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। यस, यहाँ पे आके थोड़ा 3D प्लेनर में, 3D प्लेन स्पेस में, या जिसको कार्टेसान बोलते हैं आई थिंक, सॉरी क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में इन्होंने दिखाया हुआ ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। और यहाँ से अगर मैं 2D पे, जैसे मैंने बोला 2D पे मुझे कोई चीज़ दिखानी है, तो हर फेस को अलग अलग व्यूज़ की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। लाइक यहाँ से हम देखते हैं, तो अगर मैं इसके एकदम परपेंडिकुलरली देखूंगा, तो मेरे पीछे के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी छुप जाएंगी, यही मुझे दिखेगा। ऐसे ही ऊपर से जब मैं देखता हूँ, दिस इज़ द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग वन। तो ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अभी अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पे काम करना है, तो पहले तो व्यू निकालने की प्रैक्टिस करो। और व्यू निकालने की टेक्निक मैंने इसमें आई थिंक प्रेजेंटेशन में पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, कि अगर कुछ ना समझ में आए, पहले तो अपने आप निकालो, बट अगर कुछ समझ में ना आए, तो जो भी आइटम का जिसका व्यू निकालना है उसको लो और चुपचाप फ़ोटो क्लिक कर लो, मीन्स फ्रॉम वेरी मच टॉप। और ये मैंने दिखाया है कि अगर आप ऐसे टेढ़ा करके फ़ोटो लेना है, एकदम परपेंडिकुलर रख के, कि लाइट्स एकदम परपेंडिकुलर पड़े, जैसे एक फेस, दूसरा फेस, इधर का फेस। तो जो भी इसकी हार्ड लाइन्स है, आई थिंक फर्स्ट वाली वीडियो अगर तुम लोग देखोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा व्यूज़ कैसे निकालने हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन। ओके, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करना, तब अगर व्यू निकालने क्लियर होंगे, तब जाके ड्राइंग बनाना थोड़ा इजी हो सकेगा। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था कि इंडस्ट्री में क्या काम होता है, जैसे ऑटोकैड तुमने सीख लिया, जब इंडस्ट्री में कहीं जाओगे, तो पहला ये काम हो सकता है कि आपको फिज़िकल सैंपल दिया गया है, कि ये लो फिज़िकल सैंपल, इसकी मुझे ड्राइंग बना के दे दो। अब ड्राइंग का क्या होगा, उस ड्राइंग का यूज़ किया जाएगा, वो ऑपरेटर को दे दी जाएगी, ये लो, और इस ड्राइंग के बेस पे मेरे को पार्ट प्रोड्यूस करके दे दो। तो फिज़िकल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, पेपर पे लाने के लिए, हमें ये टेक्निक आनी चाहिए कि व्यूज़ जो हैं वो कैसे निकालें, या ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा थ्योरी पे बात करते हैं। ये जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स माने गए हैं, देखो कोई भी चीज़, कोई भी साइंस, कोई भी इंजीनियरिंग होती है, उसमें हमें पहले कुछ उसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब उसके कुछ रूल्स होते हैं, पहले रूल्स लिखे जाते हैं उनको, और कोई भी जो चीज़ है वो उन रूल्स के अंदर ही काम करती है। अब मैं मान लो पेपर पे मुझे कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है, कि हाँ, मैं जैसे मैथ्स में भी पढ़ा होगा ना, कि पहले हम एक्स वैल्यू लेते हैं, फिर उसकी इक्वेशंस में डाल के, और एंड ऑफ द डे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे कुछ थ्योरीज़ हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, तो हम
ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, ये मान के चलो। तो ये माना जाता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे के सारे क्वाड्रेंट्स हैं। ऑब्जेक्ट इनमें से कहीं रखा हो सकता है, यहाँ रखा हो सकता है, यहाँ पे रखा हो सकता है, यहाँ पे रखा हो सकता है, यहाँ पे रखा हो सकता है। जब इस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फर्स्ट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे मेरा ये पेन है, आप ये मान के चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा। जैसे हेम तुम पूछ रहे थे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, और तो अब ये मान के चलो ये जो पेन है, ये जो हाथ जैसा बना हुआ है, ये आप इसे, अगर आप इसे ऑब्जेक्ट मानते हो, काम करते हैं दिस, टेक इट पेंट, ठीक है। तो लेट्स गो इन पेंट, कहाँ भाई, ओके। तो अगर मैं मान लूँ कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला, ये वर्टिकल प्लेन है, बट ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, जहाँ पे भी परछाई बन सकती है। ये तो सामान रखा हुआ है, इसको ये समझो एक कमरे का, ये कमरे की 3 दीवारें हैं, यहाँ पे सामान रखा है। तो अगर मैं ये लाइट सोर्स यहाँ पे, सोर्स ऑफ लाइट इधर है, ठीक है, यहाँ से लाइट जाती है, तो प्रोजेक्ट कहाँ पे होगी, परछाई कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया। व्यूअर यहाँ पे है, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ से। तो हमने उस दिन बात करी थी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की ना, ओके। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हुआ। व्यूअर अभी यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट दिस इज़ द सोर्स ऑफ, दिस इज़ द लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट जा रही है, इस पर प्रोजेक्शन बन गया, इस पर प्रोजेक्शन बन गया। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये माना जाता है, एक मिनट, ये फर्स्ट हुआ, ओके। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो इस बुक में दिया है नहीं दिया, लेकिन मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने ये, आई थिंक ये दिया हुआ है, यस। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये रोटेट होता है क्लॉकवाइज जब आप इसका प्रोजेक्शन निकालते हो। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपने एक व्यू ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू बन गया, यहाँ से फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये घूमता है। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, एक तो उसका इधर प्रोजेक्शन बना, इधर प्रोजेक्शन बना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा है तो क्या होगा, प्रोजेक्शन परछाई यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी, ठीक है। फिर अगर थर्ड में रखा हुआ है तो परछाई यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी, क्योंकि आप यही दो पोजीशन, यही दो जगह हैं जहाँ बन सकती हैं। इसके अलावा साइड व्यू भी बनेगा, वो यहाँ बन सकता है। नाउ अब आते हैं सेकंड में। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक व्यू बनेगा और बॉटम व्यू, सॉरी टॉप व्यू यहाँ बनेगा, आप ऊपर से देख रहे हो। अब क्या हुआ, जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन घूमा जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो अब ये व्यू था, जो फ्रंट व्यू था या टॉप व्यू था, ये दोनों कर गए ओवरलैप। लेकिन अगर मैं एक 1 बाय 1 खोलता हूँ, मान लो ये इसकी बात करें, तो क्या हुआ, ये प्लेन ऐसा था। एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थ्योरी है, अगर समझ गए तो ज़िंदगी में कंफ्यूज नहीं होगा बाद में। यहाँ पे कुछ बना हुआ था और यहाँ पे भी मान लो ऑब्जेक्ट बना हुआ था। मैंने इसको खोला, ठीक है, तो ये जो आपका पेज बना ऐसा हो गया, टुक टुक। तो यहाँ पे तो आ गया फ्रंट व्यू इधर, और यहाँ पे आ गया टॉप व्यू, ठीक है। तो ये मेरे पेज पे दिखाई पड़ेगा। अब मान लो हम विचार करें इस फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा कि ये ऐसा बना हुआ है, और अगर नीचे जाते हैं दिस ऐसा कुछ बना हुआ है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये रोटेट होगा। तो क्या हुआ कि आपने यहाँ पे कुछ बनाया और यहाँ पे कुछ बनाया, और जब ये पेज रोटेट हुआ दिस, तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। और जब मैं इस पेज को बनाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक के ऊपर एक व्यू और दूसरा व्यू, ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो ये प्रॉब्लम इस व्यू के से इस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ये प्रॉब्लम होगी। ये
दोनों व्यू ओवरलैप हो जाएंगे। तो इस वजह से हम सेकंड क्वाड्रेंट में या सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो बनेगा वो ओवरलैप हो जाएगा, चिपक जाएगा एक के ऊपर एक। आई डोंट नो यहाँ पे क्या थ्योरी दिखा रखी है। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं या सिद्धांत या कहें कि अजम्पशंस हैं जो मानी जाती हैं कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट एंगल बनाएंगे, इसलिए हम थर्ड एंगल बनाएंगे। फर्दर फर्स्ट एंगल क्या है, क्यों है, उसके बारे में और डिटेल में थोड़ी देर के बाद जाएंगे। वो तेरी 10 बज गया यार, मतलब 10 बजने वाला है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द प्रोजेक्शंस obtained are first angle, the object lies between the observer and the plane of projection। ये वही चीज़ें हैं जो वो ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, व्यूअर, ये सारी चीज़ें, इसको एक बार पढ़ लेना। ये एक और चीज़ है जो भी लोग नए हैं उनके लिए, ये जो बुक है, ये मैं जो कैलेंडर में एंट्री होगी उस पर डबल क्लिक मारोगे तो वहीं पे दिखाई पड़ जाएगी, वहाँ पे ऑलरेडी अटैच है ये बुक। यहाँ पे मुझे लग रहा है दिखेगा क्या? नो 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 नो, खुल गया ये तो यार। ओके, देख लेना, वहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसको पढ़ लेना, और इसके बाद मैं चाहता हूँ सवाल तुम्हारी तरफ से आए। मैं जितना ज़्यादा बताता रहूँगा उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जस्ट टॉपिक को टच करके जा रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जिनकी तुम्हें ज़िंदगी में या ड्राइंग बनाते टाइम ज़रूरत पड़ने वाली है, बस मैं उसे कवर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही हम चीज़ों को बनाते हैं ड्यू टू दैट थ्योरी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द फ्रंट व्यू एचपी, टॉप व्यू वीपी, वर्टिकल लाइन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ओके, ठीक है, यहाँ पे इनके पिक्टोरियल व्यूज़ दिए हुए हैं टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है, थर्ड एंगल क्या है, ये फर्स्ट एंगल है। ओके, अच्छा, व्यू एक और चीज़ है। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था तुम्हें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको, मतलब अगर तुम्हें थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में ये याद रखना है कि चीज़ें कैसे बन रही हैं ना, तो इस वाले को याद रख लेना। दिस इज़ गुड पिक्टोरियल व्यू टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट एंगल में कौन कहाँ खड़ा होता है या व्यूज़ कैसे बनते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यूअर, ये इसको समझो, व्यूअर है, जो व्यूअर है, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो व्यूअर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होता है। तो अगर तुमने ये फ़ोटो याद कर लिया तो कभी भूलोगे नहीं कि फर्स्ट एंगल कैसे काम करता है। तो ये है व्यूअर, ये ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऑब्जेक्ट, व्यूअर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होता है। नाउ यहाँ पे देखो, व्यूअर वहीं खड़ा है जहाँ था, अब क्या हो गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट और व्यूअर के बीच में है। सो दिस इज थर्ड एंगल। अगर तुमने ये फ़ोटो याद रखा तो थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ आ गए। इसके अलावा मैंने पहली क्लास, जो अपनी पहली एक्सरसाइज थी, पहली क्लास थी, उसमें ये बताया था कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल है वो अपने आप में ही डिफाइन करता है कि फर्स्ट एंगल में बना हुआ पार्ट कैसा दिखेगा और थर्ड एंगल में बना हुआ पार्ट कैसे दिखेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन, इनको एक बार पढ़ लेना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, इससे आगे मत जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना 5.9 वाली, अगर 5.9 के आगे गए तो फंस जाओगे। डिमेंशन टू 5.9, ओके, इसके आगे मत जाना। जा सकते हो, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें कभी भी। इस 1D पे कोई काम नहीं करता, लाइन के प्रोजेक्शन है। ठीक है, लाइन के आगे हो सकता है पॉइंट के प्रोजेक्शन हो। अब मेरे ख्याल से हम इस लेवल पे आ गए हैं कि सीधे एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, आइसोमेट्रिक इसकी भी ज़रूरत है, ये फालतू है। हाँ, एक चीज़ और है, आइसोमेट्रिक, इसको भी चलो कवर कर देते, छोटा सा ही टॉपिक है। अभी क्या करते हैं हम, जब 3D में काम कर रहे होते हैं ना, आइसोमेट्रिक व्यू, पार्ट को लिया, टेढ़ा कर दिया, हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। बट इसके पीछे भी एक आइसोमेट्रिक व्यू
एक पर्टिकुलर एंगल पे बनता है, ऐसा नहीं है कि पार्ट को टेढ़ा करके दिखने लगे अच्छा, एंड दैट इज़ आइसोमेट्रिक व्यू। हम चलते हैं आइसोमेट्रिक, वेयर इज दैट आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसका एक एज 30 डिग्री होना चाहिए, एंड देन इट विल बिकम आइसोमेट्रिक व्यू। और कुछ ज़्यादा ही नीचे है क्या? 7.3, 8.3, 9.3, ओके आइसोमेट्रिक। नहीं ये भी नहीं है क्या? फिलहाल जैसे मुद्दे की जो बात थी आइसोमेट्रिक वाली, वो तो मैंने बताई। यस दिस इज ओके ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सो जो 45, 30 मुझे लग रहा है आगे आ गया, बट जो भी है मेजर आइसोमेट्रिक व्यू में क्या है इसका, अगर ये भी नहीं है वो, चलो मैं सर्च करके बाद में बता दूंगा। ISOMET ऑब्लिक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। वास्तव में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और उसके बाद एक जो लाइन है, मेरे ख्याल से आइसोमेट्रिक वाले में बस इतना ही बताने लायक है, बाकी कुछ है भी नहीं। मतलब इन डेप्थ अगर कोई तुमसे एग्ज़ाम ले रहा हो तो अलग बात है। यहाँ लो एक लाइन खींची, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन नाउ, तो जो ये एंगल है दिस इज 30, अगर ये ऐसा है तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, अदरवाइज हवाबाजी है। अबे क्या हो गया? ठीक है हम वापस आते हैं ड्राइंग पे। तो मेरे ख्याल से जितने की तुम्हें ज़रूरत है उतना मैंने कवर कर दिया है आइसोमेट्रिक में। दिस सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, हाँ ये खुद पढ़ लेना। सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में जो अपने पैराबोलिक स्ट्रक्चर आता है, अगर जैसे कि हम नहीं ये वो नहीं है, ओके सेक्शन अभी सेक्शन ऑफ सॉलिड्स और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो उनको मैं अगले के लिए छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए। उसमें इनको बनाएंगे, यहाँ से तुम्हें फिर और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं यहाँ ऑटोकैड में बनाऊँगा, तुम लोग देखना, बाद में इन्हें भी प्रैक्टिस करना। लाइक ये देखो ये जैसे पार्ट है, तो इसको जब हम इसके व्यूज़ निकालेंगे, मतलब प्रोजेक्शंस निकालेंगे, तो कैसे निकलेंगे, ये ऐसा इस टाइप का कोई आइटम है, तो इनके बेस पे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ईजी है। इस बुक को एक बार खोल के देख लेना। और मैं जब कल के दिन ये चीज़ बताऊंगा तो मैं चाहता हूँ उससे पहले तुम लोग ज़रा इन व्यूज़ को देख के और क्वेश्चन पुट करो कि ये तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि यार ये जो ऐसा दिखने वाला आइटम टॉप व्यू में ऐसा और फ्रंट व्यू में यानी कि इस साइड से ऐसा क्यों दिखेगा। तुम्हारे या तो तुम इमेजिन कर लो, मतलब तुम्हें खुद को इन जो व्यूज़ बने हुए हैं इनके ऊपर क्वेश्चन करना है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब ये करेक्ट है नहीं है, क्या पता इनकरेक्ट हो। ठीक है, तो इनको देख के ये सारे देखना, और नेक्स्ट में मैं फिर बस ये एक्सरसाइजेज ही चालू करूँगा। सब ख़त्म हो गया, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बेसिक था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। इनको करेंगे और उसके बाद और कुछ मैं यहाँ कराऊँगा, कुछ तुम लोग घर पे करोगे, और उसमें कुछ चैलेंजेस होंगे, क्वेरीज होंगे तो यहाँ पूछोगे। ये मैं आगे के 5 दिन और करने वाला हूँ, उसके बाद ऑटोकैड ख़त्म है, वील मूव टू कैटिया। क्या कहते हो, इज़ इट गुड और देयर शुड बी एनी अदर प्लान? कोई और सजेशन हो तो बताओ, वो कर सकते हैं हम। ये ठीक है, ऐसा ही करें या कुछ और सजेशन है?
हाँ सर ठीक है, बट थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, जितना आपने बताया अभी तक, अभी तो फुल प्रैक्टिस हुई हाँ नहीं तो है, हाँ तो मतलब मेरी भी और बाकी प्रैक्टिस तो लोगों साथ की। में ही प्रैक्टिस कर साथ में लेना। कर लेना। ऐसे सब ऊपर से ऊपर नहीं से कर कुछ ऊपर नहीं से कुछ जाएगा, नहीं जो जाएगा, जो देखो मैंने तुम्हें जो बताया मैंने ना। तुम्हें बताया हाँ ना। अब तो ये अब ये एक्सरसाइज आ गई, तो एक्सरसाइज आ जितना गई, भी तो मैंने तुम्हें जितना भी मैंने पढ़ाया तुम्हें है पढ़ाया है वो सारा का वो सारा यहाँ सारा पे का सारा यहाँ पे आने वाला है। और गिन के 4 कमांड हैं: L फॉर लाइन, C फॉर सर्किल, E फॉर इरेज, TR फॉर ट्रिम, EX फॉर एक्सटेंड, MI फॉर मिरर, CO फॉर कॉपी, एंड दैट इज इट। बस इसके बाद बचा ही क्या है। और इतनी सी चीज़ों से तुम्हारे ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन अभी जो ये एक्सरसाइज कराने का पर्पस क्या है, तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होना। एक सैंपल, एक फिजिकल सैंपल को देख के तुम उसके व्यूज़ निकाल सको। इन एक्सरसाइज के इन सिर्फ इतना एक्सरसाइज के पर्पस सिर्फ है। इतना पर्पस है। तो जैसे तो इसमें तो जैसे क्या है। इसमें तो क्या है। अच्छा, अभी जैसे स्टार्ट करते हैं इसमें, तो जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट आया या सैंपल आया, तो हम 2D से स्टार्ट करते हैं या 3D अब से मान लो स्टार्ट कोई करते अब हैं? मान लो कोई ये इसका सवाल का आंसर तुम्हें खुद सोचना है। मान लो कोई 2D है, तो या तो तुम वही 2D को नापो और उठा के 3D में वो डायमेंशन बनाओ। ये स्मार्ट वर्क है, या पहले 2D। मेरे पास अगर एक मैच बॉक्स है, सपोज कंट्रोल Z। ये सही सीक्वेंस, मतलब सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए एज मतलब एक्सपर्ट के साथ? अगर मैं तुम्हें दूसरा सीक्वेंस अगर मैं तुम्हें बता भी देता हूँ ना, चलो मैं तुमसे कह देता हूँ, मान लो कि 3D से 3D बनाना ज़्यादा अच्छा है, मान लो मैं कह देता हूँ। ठीक है, तो क्या तुम ये सोचो, ये प्रैक्टिकल है, क्या बना पाओगे? क्या 3D से डायरेक्टली 3D बनाई जा सकती? 3D से कैसे बनाओगे? ये मान लो 3D एक चीज़ है, एक चौकोर क्यूबॉइड है, ये घनाभ है हिंदी में अगर बात करें तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली डायमेंशन नापी वर्नियर से, ये ए आ गई, ठीक है। और मॉडल में मैंने ए डायमेंशन बना दी। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ये वाली नापी और ये बना दी, ठीक है। ए बी, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो, लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये बना दी। अब मैंने क्या, कहीं नोट तो करा नहीं ना, मैंने व्यूज़ बनाए। ये मैं सिंपलेस्ट पार्ट ले रहा हूँ। इससे आसान कोई पार्ट ही नहीं हो सकता जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो कि हो। अब अगर ये तो सिंपल है, इसके बाद क्या हुआ, मैंने मॉडल बना डाला। अब मैं देखना चाह रहा हूँ भाई, मैंने डायमेंशनिंग कर ली। अब मैं अरे तेरी तो किसी बहुत अच्छी बात है, तुमने बता दिया। बस हेम, तुम हाँ हाँ कर रहे हो और तुम ये बता नहीं रहे हो कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या बना रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग बैक। कहाँ गया यार ये अपना पेंट? ओके, अभी दिख रही है? ठीक है, तो मैंने इतना कुछ बना डाला और तुमने बताया ही नहीं कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ओके ओके, मैंने क्या बोला कि मान लो ये क्यूबॉइड है, ये घनाभ है, और मेरे को किसी ने बोला कि ये पकड़ो और इसका मेरे को मॉडल बना के दे दो। तो मैंने क्या किया, ये वाली डायमेंशन नापी, मॉडल बना दी, ये वाली डायमेंशन नापी, मॉडल बना दी, ये वाली डायमेंशन नापी और मॉडल बना दी। नाउ अब मैंने इसकी 2D बनाई। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ भाई, मैंने कुछ मॉडल बनाया तो गलत भी तो हो सकता है। तो मान लो ये मेरी निकल के आई 5.2 आ गई, मेरी ड्राइंग में 5.2 आ रही है। अब मुझे ये वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा फिर वर्नियर उठाऊंगा, फिर नापूंगा, तभी तो पता कर पाऊंगा कि जो ड्राइंग बन के आई है वो सही है या नहीं है। तो ये क्या स्मार्ट वर्क है, या मैं सिंपल क्या करूँ, इसका एक व्यू ये निकाल लूँ, ठीक है, एक यहाँ पे बना लूँ कागज़ पे ही, और एक जो इसका साइड व्यू निकलेगा वो बना लूँ, और यहाँ पे एक चौड़ाई की डायमेंशन अपने पास वर्नियर से रफ पे ही लिख लूँ, एक्स, इसकी वाई लिख लूँ, एंड तीसरे की जो भी आएगी जी लिख लेता हूँ, एक्स वाई। एक मिनट, ये हो गया। एक व्यू में 2 डायमेंशन हम दे सकते हैं, इधर वाली भी दे सकते हैं, चौड़ाई। अब मेरे पास ये डायमेंशन लिखी है, मैंने लिए पहले अपना होमवर्क कर लिया, फट 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 नापी डायमेंशंस, वर्नियर है ये मेरे पास। पहले तो इस जनरल मतलब रियल प्रैक्टिस क्या होती है, पार्ट लो जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, उसके व्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर लो, जो भी व्यू बना सकते हो कागज़ पे हाथ से, ठीक है। और उसके बाद नापना चालू करो, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, जो पॉसिबल डायमेंशन जिन जिन की तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी मॉडल बनाते टाइम, ठीक है। तो एक बार आपने वर्नियर उठाया, नापा, पेंसिल लिखा, नापा, पेंसिल लिखा, तो वर्नियर और पेन और पेपर का काम एक बार में ख़त्म कर दो, डन हो गया। इसके बाद क्या करना है, इनको किनारे करो, पेपर अपने सामने, वो व्यूज़ जो तुमने बनाए रखो, और फटाफट मॉडल बनाना चालू कर दो। अब ना तो
ये कोई डाउट है कि मैंने जब मैं इसकी ड्राइंग एक्सट्रैक्ट करूँगा तो मुझे अगर वेरीफाई करना तो दोबारा वर्नियर नहीं उठाना है, एक सीक्वेंस है। दिस इज़ द वे ऑफ प्लानिंग कि काम करने से पहले आप प्लान कर लो। अदरवाइज बीच में क्या, मान लो तुम दूसरी अप्रोच अपनाते हो, मॉडल नापोगे, वर्नियर रखोगे, फिर माउस पकड़ोगे, फिर एक कमांड लगाओगे, फिर दोबारा हाथ वो पार्ट उठाओगे, वर्नियर उठाओगे, पार्ट काला पीला भी हो सकता है, 50 बार हाथ पोछोगे, तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब हैंड मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, पहले पार्ट उठाया, वर्नियर लिया, नापा, वापस रखा, उसके बाद अपने हाथ साफ़ करे, उसके बाद हाथ ना भी साफ़ करो, चलो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर माउस पकड़ा, कीबोर्ड लिया, फिर एक कमांड चलाई, उसके बाद फिर किनारे छोड़ा इनको। एंड डू यू थिंक दिस इज़ गुड प्रैक्टिस? तो अगर तुम्हें कोई कह भी देता है कि ना कि ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2D बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल करा जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। हमारा टारगेट क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अगर मैं रियल बात करूँ, कितने बड़े भी डिज़ाइनर हो, बट हु एवर इज़ एग्जीक्यूटिंग, हु एवर इज़ ऑपरेटिंग एनीथिंग, दैट इज़ ऑपरेटर। और जब तक आप ऑपरेट कर रहे हो, देन यू शुड गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, स्पीड, ज़्यादा रिजल्ट, ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा प्रोडक्शन। तो ये तो प्रोडक्शन का पार्ट हुआ। देन डिज़ाइनर का रोल कहीं और इसी में ही डिज़ाइनर का रोल भी आता है, बट ये एक ही आदमी दोनों रोल कर रहा होता है, वो ड्राफ्टिंग भी कर रहा होता है, डिज़ाइन भी कर रहा होता है। ओके, तो अभी डन करें इसको या आज काफ़ी लंबी खिंच गई यार ये? ठीक है, तो कल के लिए जो मैंने बोला है कि इस किताब को खोल लेना, सभी को शेयर करी गई है। उसमें ये लास्ट वाले पेजेस पे चले जाना, एक मिनट पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, पेज नंबर 1 2 3 4 से नहीं आते हैं, यहाँ से आते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है 11.2। ओके, यहाँ 11.2 टाइप करोगे और इस पेज पे पहुँच जाओगे। 11.3 टाइप करोगे, एक मिनट, 11.3, तो अगले पेज पे चले जाओगे। मतलब पेज पे पहुँचने का तरीका बताना, उसको कहीं नोट कर लो। 11.23 ये जो भी हैं, यहाँ से एक्सरसाइज चालू करना, पढ़ लेना। कल जब मैं बनाऊंगा तुम्हारे अंदर तो क्वेश्चन निकल के आने चाहिए कि अरे ये क्यों कर दिया, मैं तो ऐसे सोच रहा था, तब तो मज़ा आएगा। और ये सिर्फ एक हफ्ता और मैं इसको ऑटोकैड पे चिपकने वाला हूँ, इसके बाद वी विल जस्ट मूव टू कैटिया। ठीक है, ओके, लेट्स एंड इट। बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।